Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, तो आज हमने पढ़ना है राइटिंग टास्क 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है और मुझे इसमें ख़ुद बहुत कन्फ्यूजन होती थी क्योंकि इसमें टोटल 4 टाइप्स होते हैं, जिनमें से कोई एक टाइप जो है वो आपको आपके रियल एग्ज़ाम में आता है। तो टोटल टाइप्स जो इसकी होती हैं वो तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, लेकिन आज जो हम उसमें से कोई एक टाइप जो है वो हम आज उसको सॉल्व करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो आज हम जो टाइप सॉल्व करने लगे हैं, दिस इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव ग्राफ। कंपैरेटिव ग्राफ जैसे कि अपने नाम से ही पता लग रहा है कि ये ग्राफ ऐसा होगा जो कि किसी ना किसी चीज़ को आपस में कंपेयर कर रहा होगा। जैसे कि कोई दो कंपनीज़ की सेल्स को कंपेयर कर रहा होगा, या किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की एवरेज मंथली सैलरीज को जो है वो कंपेयर कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो कोई भी चीज़ ऐसी होगी जिसका कंपैरिजन हो रहा होगा इस ग्राफ में। और ये ग्राफ जो होता है, मैं आपको आज इसकी मेन टिप ये दूंगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपैरेटिव ग्राफ है, कि ये ग्राफ विद ए ट्रेंड है। क्योंकि हमारे पास जो अदर टाइप्स होती हैं उसमें हमारे पास एक ग्राफ विद ए ट्रेंड भी होता है, वो मैं आपको आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कंपैरेटिव ग्राफ जो होता है, हम अपने क्वेश्चन से कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कंपैरेटिव ग्राफ है। तो सबसे जो इसकी मेन टिप है वो ये है कि जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, जैसे आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि उन्होंने हमें राइटिंग टास्क 1 में एक क्वेश्चन दिया है, तो उस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किए होंगे कोई भी दो ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चलेगा कि ये इन दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, The chart below gives information about how families in one country spent their weekly income in 1968 and in 2018. यहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है? हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि जो ये बिलो चार्ट है, यानी कि जो ये ग्राफ है, इसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो उस कंट्री में रहने वाली फैमिलीज़ हैं वो अपनी वीकली इनकम को कैसे स्पेंड करती हैं, और स्पेंड किस बेसिस पे। उन्होंने वीकली कंपैरिजन किया वीकली इनकम का इन 40 ईयर्स में, यानी फ्रॉम 1968 टिल 2018। जिस भी ग्राफ के क्वेश्चन में आपको इस तरह का कंपैरिजन मिल जाए, जहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया से लेकर दूसरे क्राइटेरिया के दरमियान का आपको डेटा दिया हो, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास कंपैरेटिव ग्राफ है। जैसे कि बाज़ औक़ात मैंने एक क्वेश्चन रीड किया था, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो हॉस्पिटल के पेशेंट्स यानी जितने उन्होंने डिस्चार्ज किए हैं बिटवीन दीज 5 ईयर्स, मीन्स 2015 टू 2020, तो उसके डेटे को वो कंपेयर कर रहे थे। तो वो भी वहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी कि वो हमारे पास कंपेरेटिव ग्राफ है। तो अब मैंने आपको जो है इसकी सबसे आइडेंटिफाई करने की जो मेन टिप है वो मैंने आपको बता दी है कि हमने कंपैरेटिव ग्राफ को अपने क्वेश्चन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपैरेटिव ग्राफ है। तो अब हमने इसके आइडेंटिफिकेशन की तो मेन टिप जो है वो सीख ली है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने की क्या मेन टिप्स हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ। सबसे पहले जो मेन टिप है जिसकी बदौलत आपका 9 बैंड या एटलीस्ट 8.5 बैंड आएगा, वो ये है कि आपने अपने क्वेश्चन की टाइप को आइडेंटिफाई करना है। वही जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप है, मीन्स ये प्रोसेस डायग्राम है, ये मैप्स है, ये ग्राफ विद ए ट्रेंड है, या ये कंपैरेटिव ग्राफ है। तो जब हमने इसकी टाइप को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंपैरेटिव ग्राफ है, तो समझो कि हमारा एक स्टेप तो हो गया है। अब जब हमने कंपैरेटिव ग्राफ को आइडेंटिफाई कर लिया, तो इट मीन्स कि अब हमने उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने इस रिपोर्ट राइटिंग को करना है। तो उसका पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, और इंट्रोडक्शन जो होता है, जो हमारे पास हमारे क्वेश्चन का पहला लाइन होती है, जैसे ही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, द चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ फैमिलीज इन वन कंट्री स्पेंड देयर वीकली इनकम इन 1968 एंड इन 2018। तो हमने इंट्रोडक्शन में इसी लाइन को जस्ट रीवर्ड करना होता है और अपने अल्फाज में हमने इसको बयान करना होता है, तो वो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो जाता है। सेकंड, हमने फिर ओवरव्यू पैराग्राफ होता है, वो भी मोस्टली जो है हमारे पास 2 to 3 लाइन्स का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। उसमें हमने ये बताना होता है कि ओवरऑल जो हमें ग्राफ को देख के अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो क्या बन रही। मीन्स जैसे अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि 1968 में फूड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी,
और जबकि अगर हम 2018 में देखें तो फिर हमें नज़र आता है कि 2018 में लेजर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू फूड। सो इस तरह की जो मोटी मोटी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं ग्राफ को देख के, वो हमने ओवरव्यू में मेंशन करनी होती है, लेकिन हमने उनके एग्जैक्ट परसेंटेज या एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखने होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि वो ओवरव्यू में एग्जैक्ट नंबर्स लिख देते हैं, जैसे कि वो लिखते हैं कि हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि 1968 में फूड को जो है वो 35% जो है वीकली इनकम जो है वो दी जाती थी, जबकि जब हमने 2018 में इसको ऑब्जर्व किया तो वो लेस देन 25% थी। तो ये चीज़ें नहीं करनी, इससे आपका बैंड कम आएगा, क्योंकि हमने ओवरव्यू पैराग्राफ में जस्ट हमने थॉरली से उसको इंप्रेशन देना होता है, लेकिन उसके एग्जैक्ट डिजिट्स नहीं लिखने होते। ओके, पैराग्राफ 1 हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, पैराग्राफ 2 हो गया ओवरव्यू पैराग्राफ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। टोटल हमने 4 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। तो पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 जो होंगे वो आपकी बॉडी होगी रिपोर्ट राइटिंग की। बॉडी ऑफ रिपोर्ट राइटिंग मीन्स कि जो सारा काम आपको, जो अंडरस्टैंडिंग इस ग्राफ से मिल रही है, आपने सारी पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 में 1 बाय 1 आपने उसको मेंशन करना है, और उसमें आप उनकी एग्जैक्ट फिगर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। और सेकंड बात जो सबसे मेन होती है, यूज़ ऑफ हाई वोकेबलरी। जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी होगी उतना ज़्यादा आपका बैंड आएगा। अगर आपने बिल्कुल बेसिक अपनी वोकेबलरी और बिल्कुल बेसिक उस ग्रामर को यूज़ किया तो आपका बैंड 6.5 से ज़्यादा रेज नहीं कर सकेगा। सो इन ऑर्डर टू अचीव बैंड मोर देन 8 एंड 8.5 यू हैव टू यूज़ हाई वोकेबलरी। सो गाइज, अब हमने जो है इसको सॉल्व करना है। मैं आपके सामने इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बताऊंगी, इसका ओवरव्यू पैराग्राफ बताऊंगी, और फिर इसका पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4 जिसमें हमने इसकी सारी डिटेल्स को डिस्कस करना है वो मैं आपके सामने करूंगी। और सबसे पहले हमने इसके क्वेश्चन को तो रीड कर लिया है, हम दोबारा से इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर हम ग्राफ को देख के हम ओवरव्यू के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि हमें इस ग्राफ से समझ के आ रहा है, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, the chart below gives information about how families in one country spent their weekly income in 1968 and in 2018. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. So guys, यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने हैं, और इस पैराग्राफ को करने के लिए आपके पास जस्ट 20 मिनट्स हैं। सो गाइज, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगानी। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि राइटिंग टास्क 1 पे आपको कम एफर्ट और कम टाइम देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग टास्क 2, क्योंकि राइटिंग टास्क 2 का टाइम इससे डबल होता है और उसका बैंड भी इससे डबल होता है। सो राइटिंग टास्क 1 पे आपने मिनिमम 15 to 18 मिनट्स लगाने होते हैं, और राइटिंग टास्क 2 पे बाकी रिमेनिंग काम करना होता है। तो चले गाइस, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका आएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो लिखा हुआ है, और मैं इसको आपके सामने रीड करूँगी और इसको आपके सामने जो है वो मैं कंपेयर करूँगी इस ग्राफ के साथ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो कि ये कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया है, the chart below gives information about how families in one country spent their weekly income in 1968 and in 2018. So हमने इस सेंटेंस को थोड़ा सा रीवर्ड करना है, अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है ताकि उनका कोई वर्ड यूज़ ना हो। अगर आपने उनका कोई वर्ड यूज़ किया सिर्फ इस लास्ट लाइन की, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, अगर हमने उनका कोई भी वर्ड सेम यूज़ किया तो हमारा बैंड कम आएगा। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। सो गाइज, दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। This horizontal bar chart illustrates comparative scrutiny between proportional weekly expenditure in 1968 and 2018 on 8 different utilities by household in one nation. So guys, यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि हमने बात वही की है लेकिन अपने अल्फाज में की है, क्योंकि उन्होंने लिखा था द चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ फैमिलीज इन वन कंट्री स्पेंड देयर वीकली इनकम इन 1968 एंड इन 2018। सो हमने दिस चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन को चेंज करके हमने लिख दिया है दिस हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इलस्ट्रेट्स। सो बात वही है लेकिन अल्फाज हमारे अपने हैं। और फिर हमने, क्योंकि हमने टाइप भी जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया था, सो एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि जो
पेपर देने वाला इंसान है, स्टूडेंट है, उसने टाइप ऑफ ग्राफ को आइडेंटिफाई कर लिया है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है कंपैरेटिव स्क्रूटिनी। इट मीन्स दिस इज ए कंपैरेटिव ग्राफ। सो यहाँ से एग्जामिनर को भी आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट ने जो है वो टाइप ऑफ ग्राफ को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट उसने उसी बात को अपने अल्फाज में लिखा है, बिटवीन प्रोपोर्शनल वीकली एक्सपेंडिचर इन 1968 एंड 2018 ऑन 8 different utilities. So what are our 8 different utilities? These are our 8 different utilities. So बजाय इसके कि हम एक एक यूटिलिटी को मेंशन करें या 2 3 4 को मेंशन करें, हमने उसको कंबाइन करके ये मेंशन कर दिया है कि ऑन 8 different utilities by household in one nation। जो उसने इन वन कंट्री बात की थी, हाउ फैमिलीज इन वन कंट्री, उसको हमने यूज़ कर दिया है बाय हाउस होल्ड इन वन नेशन। सो यहाँ से हमारा बन गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। नाउ अब सेकंड पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सेकंड पैराग्राफ होता है ओवरव्यू पैराग्राफ। तो ओवरव्यू पैराग्राफ में हमने जस्ट मोटी मोटी डिटेल्स देनी होती है कि हमें ग्राफ को पढ़ के क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है और हमने उसमें क्या काम करना है, हमने असल जो हमने रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। सो हमने जस्ट 2 to 3 लाइन्स में हमने वो डिस्कस करना होता है। सो व्हाट विल बी आवर ओवरव्यू? इन ओवरव्यू, earlier families gave more priority to food, but after 40 years, accommodation and entertainment became more important than food. Accommodation and entertainment हमने synonyms यूज़ किए हैं किसके? Housing and leisure, accommodation एंड एंटरटेनमेंट। आप चाहें तो ये सेम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ में उन्होंने कमोडिटीज़ दी हुई हैं। सो इसका कोई इशू नहीं बनता कि आप इनके सिनोनिम्स यूज़ करें या आप सेम यूज़ करें। बट अगर आप ज़रा अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं तो आप इनके सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओवरव्यू में आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कोई एग्जैक्ट परसेंटेज मेंशन नहीं करनी होती, जस्ट आपने एक ओवरव्यू देना होता है। सो आवर ओवरव्यू इज़, इन ओवरव्यू अर्लियर फैमिलीज गेव मोर प्रायोरिटी टू फूड बट आफ्टर 40 years, यानी कि बट इन 2018। सो हमने इन 2018 नहीं लिखा, हमने लिखा बट आफ्टर 40 years accommodation entertainment became more important than food. सो गाइज, अब जैसे मैंने आपको उस वक्त बताया था कि हमें यहाँ ग्राफ्स को देखकर सबसे पहले ये आइडिया हो रहा है कि 1968 में फूड को ज़्यादा प्रायोरिटी थी और 2018 में अगर हम सबसे ज़्यादा बार देखें तो वो लेजर की सबसे ज़्यादा। सो यही चीज़ हमने वहाँ पे मेंशन कर दी है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ रिपोर्ट। सो बॉडी ऑफ रिपोर्ट आपका सबसे मेन जो हार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग कह लें वो आपका बॉडी ऑफ रिपोर्ट होता है। यहाँ पे ही आपके पास बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ करने के चांसेस भी होते हैं और यहीं आपके पास बहुत ज़्यादा बैंड को इंक्रीज़ करने के चांसेस होते हैं। सो बॉडी ऑफ रिपोर्ट में आप एग्जैक्ट उनके जो हैं वो नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनकी जो परसेंटेज है आप वो भी बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप अगर अपनी बॉडी ऑफ रिपोर्ट में यूज़ करें तो उन वर्ड्स को यूज़ करने से आपका बैंड जो है वो एकदम 6 से रेज होकर 8 and 8.5 हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So now we have to write body of report. It means we have to write paragraph 3 after introduction and after overview. Here comes the paragraph 3 and it describes more details about your graph. So now let's get started. Now by analyzing deeply, so these are the words which can help you in achieving 8 or 8.5 band. Now by analyzing deeply, it can be said that in 1968 food took maximum weekly expenses. So वही बात जो पहले हमने की थी कि स्टार्ट में जो है वो इनिशियल में जो है वो फूड को ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसेस दिए गए थे एज़ कम्पेयर टू अदर हाउस होल्ड कमोडिटीज़। सो वही बात उन्होंने यहाँ लिखी है, लेकिन जहाँ पर उन्होंने एग्जैक्ट ईयर को मेंशन किया है 1968। In 1968, food took maximum weekly expenses which accounted for 35%. So from graph, we can easily observe that food is at 35%. And this is on y-axis, they have mentioned weekly income, percentage of weekly income. And on x-axis, they have mentioned these household commodities or utilities, whatever you can say. So, बॉडी पैराग्राफ था। सो हमने एग्जैक्ट उसका नाम, उसका ईयर और उसकी जो परसेंटेज है वो हमने मेंशन कर लिया। सो एट दिस टाइम, सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ड्स दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग
good band score. At this time, housing along with clothing and footwear. So basically, housing and clothing and footwear are the names of these commodities. Housing and clothing, footwear. So what they are saying, at this time housing along with clothing and footwear had 10% of expenditure. कब 1968 में. Else to this, so also a helping word, else to this people spend fractional sum on leisure, transport, household goods, personal goods and fuel. So these are the 5 names of these: household goods, personal goods, transport, fuel and power. And they have mentioned their exact number of percentages in 1968. Now body paragraph, the last paragraph, and paragraph 4. Then 40 years later. So now they are talking about 2018. आप चाहो तो एग्जैक्ट 2018 भी मेंशन कर दो, लेकिन चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि देन 40 years later या देन आफ्टर 40 years. It means the same. Then 40 years later, leisure and housing, name of the two commodities, leisure and housing became main demands of native, which drained 22% and 19% of income per week. So these, which two commodities they are talking about? They are talking about leisure and housing. Leisure 2018 means the gray side. Leisure and housing. Housing means this. So leisure and housing. So they have mentioned their percentages 22 and 19% of income per week respectively. Now food and transport at this time, means at 2018, had 3rd and 4th place on requirements tally, where 17% and 14% of money was spent respectively. So here they also mention their exact number of percentages. Additionally, another helping word. Additionally, household goods had some expenses as before, means जैसे household goods के expensive 1968 में थे, उसके 2018 में भी same है. Here we can get this. These two are same, as it is less than 10%, means or around about 7%. So 1968 में भी 7% ही था और 2018 में भी 7% ही था. So उसने इसको भी mention किया है. Additionally, household goods had same expenses as before, whereas personal goods, clothing and footwear and fuel and power needs had almost half of expenses than before. So यहाँ पर उसने क्या कहा है कि additionally household goods had some expenses as before. वो तो उसने बता दिया कि वो दोनों सेम ही थे, चाहे वो 1968 का ग्राफ देख लो या 2018 का. लेकिन पर्सनल गुड्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड फ्यूल एंड पावर, इनकी जो है अब एक्सपेंसेस हाफ हो गए हैं एज कम्पेयर टू बिफोर, मीन्स एज कम्पेयर टू 1968. 2018 में उनके एक्सपेंसेस हाफ हो गए. सो दिस इज आवर कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग. As it contains complete information, it fulfills all the requirements which were shown in the graph. So एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग का लिखने की सबसे बेस्ट मेथड यही है कि उसमें टोटल 4 पैराग्राफ्स होते हैं. 1 is introductory, where you have to paraphrase or reword the question title, and then we have an overview paragraph, and then we have 2 body paragraphs. So I hope कि आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी. मैंने जो इसमें ये एडिशनल वर्ड्स थे, जो हेल्पिंग वर्ड्स थे, जो कि आपके बैंड स्कोर को बूस्ट देते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. बाकी जिनको मैंने टिक किया है वो हमारे यहाँ के ग्राफ्स के जो कमोडिटीज़ थी वो थी. सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. और ये हमारे पास टास्क 1 की जो है कंपैरेटिव ग्राफ है, ये उसका सोल्यूशन है. सो बाकी भी मैं ग्राफ्स के मुतालिक आपको इसी तरह 1 by 1 ट्यूटोरियल्स दूंगी और आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगी और आपको इसी तरह के टिप्स दूंगी, ऐसे हेल्पिंग वर्ड्स दूंगी जिनकी बदौलत आपका बैंड बूस्ट कर जाएगा.
सो गाइस, आई होप कि आपको राइटिंग टास्क 1 की अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी। लेकिन राइटिंग टास्क 1 में सिर्फ कंपैरेटिव ग्राफ नहीं होते, इसमें और भी 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं। वो मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगी और आपने वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का। और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब अपने टीचर को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगी बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. Next video का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा. Take care. Bye bye.